आज हम देखने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि कैसे ट्रेड चल रहा था इंडिया और यूरोप के बीच में, और कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद न्यू सी रूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी जो पोर्चुगीज़ ने कर दिखाया, और उसके बाद हमने पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच और इंग्लिश ने किस प्रकार इंडिया के साथ ट्रेड चलाया उसके बारे में ब्रीफ डिटेल में बात किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप उन 2 वीडियोस को देख कर आइए ताकि ये वीडियो समझने में आपको थोड़ी आसानी हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द कंपटीशन बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, जिसके कारण हुआ था 3 कार्नाटिक वार्स, जिनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए पोर्चुगीज़ और डच जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच के साथ ट्रेड करने में कंपटीशन को झेल नहीं पा रही थी, इसलिए वो इंडिया छोड़कर चले गए थे ऑलरेडी। ओके, सो फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों लगातार कंपटीशन कर रहे थे ताकि इंडिया पर इनका रूल स्थापित हो सके। ओके, और उसी वक्त जो है इंडिया में अशांति फैली हुई थी हैदराबाद रीजन और कर्नाटक रीजन में। कर्नाटक रीजन यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के रीजन में अशांति फैली हुई थी, और इंग्लिश और फ्रेंच ने इस सिचुएशंस में अपना फेवर देते हुए इसका एक्सप्लॉयटेशन यानी मिसयूज़ किया। ओके, इस कंडीशन का फ्रेंच और इंग्लिश ने अपने अपने फेवर में मिसयूज़ किया, जिसके कारण 3 कार्नाटिक वार्स हुए। चलिए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर नोटिस है, इसे पढ़ लेते हैं स्टार्ट पहले। ओके, सो हैदराबाद किंगडम का निर्माण जो है वो असफ जाह ने 1724 में किया था, और उसके फ्यूडेटरी, मैं आपको फ्यूडेटरी समझा देता हूँ। देखिए फ्यूडेटरी क्या होता है ना, तो हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है फ्यूडल सिस्टम। अगर आपको याद नहीं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फ्यूडल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पैसों के बदले सर्विस मिलता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए मैंने किसी को पैसे दिए और उसने मुझे पैसे लौटाने के बदले में कोई सर्विस, मेरा कोई काम करके दिया, सो दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूडल सिस्टम। ओके, और जो भी पर्सन इस फ्यूडल सिस्टम के भागीदारी होते हैं वो उन्हें फ्यूडेटरी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हैदराबाद किंगडम का निर्माण असफ जाह ने 1724 में किया, और उनके फ्यूडेटरी थे दोस्त अली जो कर्नाटक रीजन को रूल कर रहे थे। लेकिन ये असफ जाह को वफ़ादार नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, और मराठा ने दोस्त अली को 1740 में मार दिया और कर्नाटक का पूरा ख़जाना लूट लिया। इसके साथ साथ मराठा ने चंदा साहेब जो दोस्त अली के सन इन लॉ थे उन्हें 17 में जेल में रखा गया। असफ जाह ने दोस्त अली के जगह पर अनवरुद्दीन को नवाब ऑफ कर्नाटक घोषित कर दिया। ओके, सो फर्स्ट कार्नाटिक वार देखेंगे। फर्स्ट कार्नाटिक वार 1746 से 1748 तक चला। ओके, सो देखेंगे क्या हुआ था। सो ड्यूप्लेक्स के रिक्वेस्ट पर, ड्यूप्लेक्स हमें पता है ये फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे, सॉरी ओके, फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे ड्यूप्लेक्स, और लॉ बॉर्डनेस फ्रेंच के मिलिट्री लीडर थे। ओके, फ्रेंच मिलिट्री के लीडर थे। सो लॉ बॉर्डनेस एक्चुअली तो मॉरिशियस में रहते थे। ओके, लेकिन ड्यूप्लेक्स ने लॉ बॉर्डनेस से कहा कि मॉरिशियस से तुरंत मद्रास की ओर जाए और उसे कैप्चर कर ले। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मद्रास को ब्रिटिश ने किंग ऑफ चंद्रगिरी से छीन लिया था। सो हमें पता था कि मद्रास जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, लेकिन ड्यूप्लेक्स ने कहा कि मद्रास जाओ और उसे कैप्चर कर लो, तो लॉ बॉर्डनेस गया। और उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। देखिए इसकी वजह से ब्रिटिश को अनवरुद्दीन के पास जाकर हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यह अचानक हुआ था वार। तो ब्रिटिश ने अनवरुद्दीन जो नवाब ऑफ कर्नाटक था उनसे हेल्प मांगी, तो अनवरुद्दीन ने एक सेना भेजी, लेकिन ये सेना फ्रेंच को हराने में फेल हो गई। और फाइनली ब्रिटिश ने लॉ बॉर्डनेस को पैसे दिए
और लॉर्ड ऑर्डिनेंस ने पैसे लेकर मद्रास को वापस लौटाया और फिर मॉरिशस वापस चला गया। इससे ड्यूप्लेक्स को बहुत गुस्सा आया और उसने मद्रास लेने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो फेल हो गया। ओके, सो इसके बाद जो है ये वार ऐसा ही चलता रहा और ये वार फाइनली ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापिल्ले के मदद से ख़त्म हुई। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ एक ट्रीटी है। ट्रीटी यानी एक अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट से ये वार ख़त्म हुआ। तो अब नेक्स्ट कर्नाटिक वार की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखिए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद असफ जाह थे, ये 1748 में मर गए। इसके बाद उनके बेटे नासिर जंग और उनके बेटी के बेटे मुजफ्फर जंग में झगड़ा हुआ निज़ाम बनने के लिए। ओके, इसके बाद देखिए कर्नाटिक रीजन में, देखिए अब कर्नाटिक रीजन में चंदा साहिब जो थे ना, जिन्हें जेल में डाला गया था, दोस्त अली के सन इन लॉ, वो जेल से बाहर आ जाते हैं और अब चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में कर्नाटक के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अब इंग्लिश और फ्रेंच ने इसका फ़ायदा उठाया और फ्रेंच ने अपना सपोर्ट मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को दिया और इंग्लिश ने अपना सपोर्ट नासिर जंग और अनवरुद्दीन को दिया। ओके, सो 1749 में देखिए फ्रेंच, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, इन तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को हरा दिया और बाद में अनवरुद्दीन बैटल ऑफ आम्बुर में मारा गया। और इसके बाद चंदा साहिब को कर्नाटक का रूलर घोषित किया गया। मोहम्मद अली अनवरुद्दीन के बेटे थे, ओके, जिन्हें मार दिया गया था, उनके बेटे थे और ब्रिटिश ने मोहम्मद अली को तिरुचिनापल्ली में छुपा दिया था। ओके, इस प्रकार फ्रेंच और चंदा साहिब की मदद से मुजफ्फर जंग जो है वो निज़ाम बन गए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद बन गए। लेकिन ये थोड़े ही दिन बाद मर गए एक बैटल में, जिसकी वजह से फ्रेंच ने सलाबत जंग, जो असफ जाह के एक और बेटे हैं, उनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद घोषित कर दिया। तो अब सेकेंड कर्नाटिक वार देखते हैं। सो सेकेंड कर्नाटिक वार 1749 से 1754 तक चला। सलाबत जंग को निज़ाम ऑफ हैदराबाद घोषित किया गया था। सो एक ऑफिसर जिनका नाम था बुस्सी, ओके, बुस्सी, इनको सलाबत जंग की प्रोटेक्शन के लिए हैदराबाद में रखा गया था। ओके, और कर्नाटक में रूल कर रहे थे चंदा साहेब। तो रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत ही पावरफुल मैन थे ब्रिटिश की तरफ से। रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक किया आरकोट पर। आरकोट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटक। ओके, क्योंकि कर्नाटक को चंदा साहेब रूल कर रहे थे, तो चंदा साहेब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में झगड़ा हुआ। इसमें चंदा साहेब हार गए और चंदा साहेब को जेल में रखा गया और बाद में चंदा साहेब एक वार में मारे गए। और अब चंदा साहेब के जगह पर ब्रिटिश ने मोहम्मद अली, जिनको तिरुचिनापल्ली में छुपा कर रखा था, अब उन्होंने कर्नाटक का रूलर घोषित कर दिया। ओके, इस प्रकार मोहम्मद अली नवाब ऑफ कर्नाटक बन गए और ये सेकेंड कर्नाटक वार एंड हुई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ। ओके, याद रखिए, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ सेकेंड कर्नाटक वार एंड हुई। इसके बाद फ्रेंच यानी फ्रांस देश वालों ने ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि आप इंडिया से फ़ौरन फ्रांस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए ड्यूप्लेक्स को बुलाया गया ताकि फ्रांस में शांति बनी रहे। ओके, सो अब ड्यूप्लेक्स फ्रांस को वापस चला गया और उससे फ्रेंच को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, यानी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। देखेंगे कैसे। थर्ड कर्नाटक वार जो 1756 से 1763 तक चला, 1756 से 1763 तक चला, देखेंगे इसमें क्या हुआ था। ओके, सो काउंट डे लाली ये ब्रिटिश के हेड थे, ये फ्रेंच के मिलिट्री हेड थे। इन्होंने वांडी वेस्ट नामक जगह पर अटैक किया इन द ईयर 1760 में काउंट डे लाली जो फ्रेंच के हेड थे, उन्होंने अटैक किया वांडी वेस्ट पर। ओके, इन द ईयर 1760। ओके, सो इस बैटल में सर अय्यर कूटे, जो
इंग्लिश यानी ब्रिटिश के हेड थे, उन्होंने फ्रेंच की आर्मी को हरा दिया। बुस्सी, जिनको सलाबत जंग के प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था, उनको जेल में डाल दिया। और कोंटे लैली वो भाग गए और पौंडीचेरी में जाकर छुप गए। लेकिन सर अय्यरकुटे ने पौंडीचेरी पर अटैक किया 1761 में, और तब लैली को सरेंडर करना ही पड़ा। ओके, इस प्रकार फ्रेंच जो है वो अपने सभी बेसेस खो दिया इंडिया से। और ये वार जो है थर्ड कार्नाटिक वार, ये एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पेरिस से थर्ड कार्नाटिक वार एंड हुआ इन द ईयर 1763। ये साइन किया गया था। इस ट्रीटी के अनुसार फ्रेंच को पौंडीचेरी लौटाया गया। ओके, और फ्रेंच ने अपना इम्पोर्टेंस ही खो दिया इंडिया से इन कार्नाटिक वार्स के कारण। ओके, सो ये था कार्नाटिक वार्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश में बहुत पावरफुल आदमी थे रॉबर्ट क्लाइव, और फ्रेंच में बहुत पावरफुल आदमी थे ड्यूप्लेक्स। ओके, ड्यूप्लेक्स ये बहुत ही पावरफुल थे। देखेंगे इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर नोटिस दिया गया है। ओके, सो देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखेंगे। पहले रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे ब्रिटिश के एम्पायर स्थापित होने में इंडिया में। इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था ब्रिटिश को। ओके, देखेंगे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ने स्थापित किया था, उसमें स्टार्टिंग में इन्होंने क्लर्क का काम किया था। ओके, क्लर्क का काम किया था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्लर्क के जैसा काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और कर्नाटिक वार्स में भी इन्होंने बहुत हेल्प दिया था ब्रिटिश को। और आरकोट के अटैक में तो आपने पढ़ा ही है किस प्रकार इन्होंने आरकोट पर अटैक किया और जीत भी लिया। इस प्रकार ब्रिटिश के विक्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। ओके, साउथ इंडिया पर ब्रिटिश का अधिकार जमने के लिए इनका बहुत ही सपोर्ट मिला था। देखेंगे कैसे, देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं कि बंगाल पर भी इन्होंने ये विक्ट्री पालेंगे, और बैटल ऑफ प्लासी होगा 1757 में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। इनमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ज़्यादा वेल्थ कमा लिया था, यानी बहुत सारा पैसा कमा लिया था, और उसके बाद उन्होंने इन सब को ये सब वेल्थ कमाकर वापस चले गए इंग्लैंड को। लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया। जैसे ही वो चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया। इसलिए उन्होंने फिर से उन्हें बुला लिया, और रॉबर्ट क्लाइव ने फिर से इंडिया में आकर बैटल ऑफ बुक्सर जीता, जिससे उनका फिर से सारा खोया हुआ रेस्पेक्ट वापस मिल गया। ओके, सो क्लाइव इतना ही नहीं, दीवानी राइट्स को प्रोटेक्शन देने में भी ये सफल हुए, और बंगाल, बिहार और ओडिशा रीजन, ओके, बंगाल, बिहार और ओडिशा रीजन में कैप्चर करने में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। ओके, सो ये था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ड्यूप्लेक्स के बारे में। ओके, ड्यूप्लेक्स फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे, ये हमें पता ही है, जो 1742 में आए थे इंडिया को। इनका ड्रीम था कि फ्रेंच का रूल स्थापित करना है इंडिया पर, साउथर्न इंडिया पर मेनली। ओके, सो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए थे लोकल किंग्स के साथ, ट्रीटीज यानी एग्रीमेंट्स। ओके, हैदर अली, जिन्हें आप जानते हैं, बहुत फेमस है, वो भी इनके आर्मी में ट्रेंड हुए थे। ओके, हैदर अली वाज आल्सो ट्रेंड इन द आर्मी ऑफ ड्यूप्लेक्स। ओके, और ब्रिटिश ने ड्यूप्लेक्स को एक फॉर्मिडेबल चैलेंज समझा, यानी फॉर्मिडेबल यानी जो डर पैदा करे, यानी ड्यूप्लेक्स के कारण ब्रिटिश के मन में डर पैदा होती थी। इतने पावरफुल थे ड्यूप्लेक्स। ओके, अब आप समझ सकते हैं ब्रिटिश के मन में डर पैदा होती थी ड्यूप्लेक्स के कारण। ओके, इतने पावरफुल थे वो। और इतना ही नहीं, ड्यूप्लेक्स ने कर्नाटिक वार्स में और डेक्कन प्लेट्यू रीजन्स को कैप्चर करने में बड़ा रोल निभाया है, इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, और फर्स्ट कर्नाटिक वार में तो उनका उल्लेख भी हुआ है। ओके, सो इस प्रकार वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे फ्रेंच के लिए। लेकिन 1744 तक ही ये ब्रिटिश और फ्रेंच तक के बीच में झगड़ा चलता रहा। उसके बाद
ये ड्यूप्लिक्स जो है वो फ्रांस को वापस चले गए ताकि उधर शांति स्थापित हो। ओके, सो ये था इस वीडियो में। अगले वीडियो हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमने कर्नाटिक वार्स के बारे में पढ़ा। तो कर्नाटिक वार्स, इसका मैं आपको एक बार समरी करा देता हूँ। देखिए, पोर्चुगीज़ और डच जो है ब्रिटिश और फ्रेंच के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते रहे थे ट्रेड में, इसलिए वो वापस चले गए। लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच लगातार झगड़ा करते रहे ताकि इंडिया में अपना रूल जमा सके। तो उसी वक्त जो है हैदराबाद और कर्नाटिक रीजन्स में कुछ अशांति फैली हुई थी, जिसका इंग्लिश और फ्रेंच ने फ़ायदा उठाया और इसके कारण 3 कर्नाटिक वार्स हुए। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा 3 कर्नाटिक वार्स के बारे में। सो हैदराबाद किंगडम को असफ जाह ने 1724 में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उनके फ्यूडेटरी दोस्त अली जो कर्नाटिक रीजन को रूल कर रहे थे, ओके, दोस्त अली कर्नाटिक रीजन में रूल कर रहे थे, वो वफ़ादार नहीं थे असफ जाह को। ओके, सो मराठास ने दोस्त अली को 1740 में मार डाला और कर्नाटिक रीजन को लूट लिया। और उसके बाद उसके सन इन लॉ चंदा साहेब को भी उन्होंने जेल में डाल दिया 17 के। असफ जाह ने दोस्त अली की जगह पर अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब घोषित किया। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 से 1748। ड्यूप्लिक्स ने लॉर्ड ऑर्डिनेंस को मॉरिशियस से मद्रास जाकर मद्रास कैप्चर करने को कहा और इसकी वजह से ब्रिटिश ने अनवरुद्दीन से हेल्प मांगा। तो अनवरुद्दीन ने एक सेना भेजी, लेकिन वो फेल हो गई फ्रेंच को हराने में, जिसके कारण इंग्लिश ने लॉर्ड ऑर्डिनेंस को पैसे देकर मद्रास वापस ले लिया और वो मॉरिशियस वापस चला गया। इसके कारण ड्यूप्लिक्स को गुस्सा आया और उसने मद्रास लेने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया। फाइनली ये वार जो है वो ट्रीटी ऑफ एक्सला चापिल्ले से ख़त्म हुआ और हमने देखा कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो असफ जाह थे वो 1748 में मर गए और उनके बेटे नाजिर जंग और उनके बेटी के बेटे मुजफ्फ़र जंग में झगड़ा शुरू हो गया निज़ाम बनने के लिए। और कर्नाटक रीजन में देखिए, चंदा साहेब जेल से छूटकर बाहर आते हैं और चंदा साहेब और अनवरुद्दीन के बीच में कर्नाटक रीजन पर रूल करने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। तो ब्रिटिश और फ्रेंच ने इसका फ़ायदा उठाया और फ्रेंच ने अपना सपोर्ट मुजफ्फ़र जंग और चंदा साहेब को दिया। इंग्लिश ने अपना सपोर्ट नाजिर जंग और अनवरुद्दीन को दिया। 1749 में फ्रेंच, चंदा साहेब और मुजफ्फ़र जंग तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को हराकर बैटल ऑफ आम्बूर में मार दिया और चंदा साहेब कर्नाटक के रूलर बन गए। मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन के ही बेटे थे, उनको ब्रिटिश ने तिरुचिनापल्ली में छुपा दिया। ओके, और मुजफ्फ़र जंग फ्रेंच और चंदा साहिब की मदद से नवाब ऑफ हैदराबाद के निज़ाम बन गए और हैदराबाद के रूलर बन गए। लेकिन मुजफ्फ़र जंग कुछ दिनों बाद ही मारे गए, इसीलिए फ्रेंच ने सलाबत जंग को निज़ाम ऑफ हैदराबाद घोषित कर दिया। सेकेंड कर्नाटक वार में देखिए, जो 1749 से 1754 तक चल रहा था, सलाबत जंग को प्रोटेक्शन के लिए बुस्सी एक ऑफिसर को रखा गया था और कर्नाटक रीजन में रॉबर्ट क्लाइव ने हमला कर दिया आरकोट पर। उसके बाद उन्होंने चंदा साहब को डिफीट कर उनको जेल में डाल दिया और लैटर वो एक बार में मारे गए। और उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद अली, जिनको उन्होंने छुपा रखा था, उनको अब नवाब ऑफ कर्नाटक कर दिया। और उसके बाद ये वार फाइनली ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ ख़त्म होती है और इसी के साथ ड्यूप्लिक्स को फ्रेंच वालों ने वापस बुला लिया ताकि उधर शांति स्थापित हो। थर्ड कर्नाटक वार देखेंगे 1756 से 1763। काउंट लाली जो फ्रेंच के हेड थे, उन्होंने वांडीवाश पर अटैक किया, लेकिन ब्रिटिश के हेड सरैयर कूटे ने उनके आर्मी को हराकर बुस्सी को जेल में डाल दिया। बुस्सी वही थे जिनको सलाबत के प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। और लाली जो है वो भागकर पौंडीचेरी में छिप जाते हैं, लेकिन एक साल बाद यानी 1761 में सर अय्यर कूटे ने पौंडीचेरी पर ही अटैक किया, तब लाली को सरेंडर करना ही पड़ा। इस प्रकार फ्रेंच ने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया इंडिया से और ब्रिटिश ने अपना रूल स्थापित किया साउथ इंडिया में।
और ये बात जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में साइन किया गया, उससे शांत हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस से, जो जिसके कारण फ्रेंच को पौंडीचेरी वापस मिल गया। ओके, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस तो मिट गया था इंडिया से। उसके बाद हमने रॉबर्ट क्लाइव और ड्यूप्लेक्स के बारे में पढ़ा। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सर के बारे में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।